Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 24th November of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 ये इस लोगों के साथ ये लोगो दिया है। इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सर्च करके टेलीग्राम में, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी है उस पर भी क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो सारे पीडीएफ नोट्स जो नोट्स होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग आंसर राइटिंग भी करते हैं। जैसे कल के आंसर राइटिंग का क्वेश्चन ये था, आपको इनका आंसर्स क्या कहते हैं आप भेज भी सकते हैं, वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद आज शाम क्या कहते हैं आज सुबह 10 बजे तक इसके आंसर्स अपलोड कर दिए जाते हैं चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके एक इफेक्टिव वे में आप क्या कहते हैं अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज 70% इफेक्टिव। कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उस कहा गया है कि वो 70% इफेक्टिव है। 200 मिलियन डोसेज विल बी रेडी बाय ईयर एंड। कि इस ईयर तक कहते हैं 2020 के ईयर एंड तक क्या कहते हैं कि 200 मिलियन डोसेज बनाने की बात इसमें की गई, ऐसा फार्मा मेजर ने कहा है। इसमें फार्मा मेजर एस्ट्राजेनेका जो है उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन कुड बी एज मच एज इफेक्टिव, 90% इफेक्टिव होगी लगभग। और जो वर्ल्ड फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल पैंडेमिक एक अच्छा फाइट देगी क्या कहते हैं ये जो ग्लोबल पैंडेमिक है उसको। और ये जो कोरोना वायरस फिर से स्प्रेड होने लगा है, सिर्फ इंडिया भर में नहीं बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या कहते हैं वैक्सीन का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, और वो इफेक्टिव हो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्टेटस चेक देख लेते हैं। इसमें लिखा है अमंग द 54 वैक्सीन कैंडिडेट जो इस वक्त चल रहे हैं उनमें से 13 जो करेंटली इन फेज 3 में है और 6 हैव बीन अप्रूव फॉर लिमिटेड यूज। और 6 ऐसी वैक्सीन बन चुकी हैं जो लिमिटेड यूज़ के लिए वो कम इफेक्टिव है, इसलिए वो लिमिटेड यूज़ के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ऐसा फार्मास्यूटिकल एस्ट्राजेनेका ने अनाउंस किया मंडे को कि उनकी जो वैक्सीन होगी जो डेवलप की गई है यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के द्वारा, उसकी एवरेज एफिशिएंसी 70% बताई गई है। नवंबर 9 को भी न्यूयॉर्क की जो न्यूयॉर्क बेस्ड साइफर और जर्मनी बेस्ड बायोनटेक ने कहा कि उनकी जो वैक्सीन कैंडिडेट है वो 90% इफेक्टिव होगी। ऐसा प्रीलिमिनरी डाटा है। और यूएस बेस्ड कंपनी जो है मॉडर्ना, उन्होंने नवंबर 16 को कहा कि उनकी जो वैक्सीन है वो 94.5% इफेक्टिव होगी। वो इस वक्त फेज 3 ट्रायल में है। तो देखना है कि कौन सी वैक्सीन आती है पहले और कौन कितना ज़्यादा इफेक्टिवनेस दिखाती है, क्योंकि एज पर टेम्परेचर भी कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं उनको उस टेम्परेचर पर रखना है वरना वो ख़राब हो जाएंगी, वो यूज़ नहीं की जा सकती। तो इस तरह की भी कंडीशन को देखना कि लोगों तक कैसे पहुँचाया जाएगा उस टेम्परेचर पर रख के, तो वो एक बड़ा टास्क है। तो उसको कंप्लीट करना गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा उसी पे ही जो हमारे पीएम है वो भी डिस्कस कर रहे हैं सीएम्स के साथ, जो अलग अलग स्टेट के सीएम हैं उनके साथ बात कर रहे हैं कि कैसे ये लोगों तक पहुंचाई जाए वैक्सीन, उसके बारे में भी बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आती है भूटान बॉर्डर विलेज ऑन डिस्प्यूटेड लैंड। कि भूटान का एक बॉर्डर विलेज है उसको डिस्प्यूटेड लैंड में चाइनीज ने कर दिया है। चाइना ने मीडिया ने क्लेम किया कि जो वो चाइनीज टेरिटरी में आता है, ऐसा जो एक भूटान का बॉर्डर विलेज है। इसमें कहा गया कि चाइनीज मीडिया ऑन मंडे क्लेम किया है कि उन्होंने कि जो चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर है उसके पास एक क्या कहते हैं जैसे ये बॉर्डर हो गया तो उसके पास एक वो है विलेज है भूटान का, तो उसको डिस्प्यूटेड लैंड में ऐसे कर दिया है। तो क्या कहते हैं वो चाइनीज तरफ आने लगा है, तो उसी के बारे में ये बात की गई है। तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये चाइना और भूटान का बॉर्डर है, ये चाइना भूटान का बॉर्डर, तो ये लोकेशन है विलेज की, इसको डिस्प्यूटेड लैंड में कर दिया गया। इसमें वही पांगदा विलेज है उसको जो न्यू बॉर्डर विलेज है उसको चाइना टेरिटरी में कर दिया गया। डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है वहाँ पे एरिया इज ईस्ट ऑफ द इंडिया भूटान चाइना ट्रांजेक्शन, जहाँ पे इंडिया भूटान ट्रांजेक्शन है वहीं पे है ये डोकलम प्लेट्यू में। वो साइट ऑफ अ 72 डे स्टैंड ऑफ इन 2017, जहाँ पे 72 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में। ये आपको याद होगा 72 दिन का स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना के बीच में। चाइनीज मीडिया उसने कहा है कि विलेज हैड 27 हाउस होल्ड, कि 27 घर हैं उसमें। पब्लिक स्क्वायर है, विलेज कमेटी है, हेल्थ रूम है, पुलिस रूम है, किंडर गार्डन है, सुपर मार्केट और प्लास्टिक रन है। कि ये सब बताया गया चाइनीज मीडिया ने ऐसा डिक्लेयर किया है और को उसको अपने मैप में डिस्प्यूटेड लैंड में दिखाया है। ये देख सकते हैं आप, क्या कहते हैं ये चाइना है, ये डिस्प्यूटेड लैंड में उसको क्लेम किया गया है कि वो चाइनीज टेरिटरी के अंदर आता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है हाई कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर अनदर लॉकडाउन।
क्या कहते हैं कि पेटिशन फाइल विदाउट डूइंग होमवर्क, कि हाई कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने जिन्होंने वो पेटिशन फाइल की थी कौशल कांत मिश्रा, उनको कहा गया कि आपने अच्छे से होमवर्क नहीं किया, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि दिल्ली में जो लॉकडाउन लगता है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से नहीं लगता, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डिसीजन होना चाहिए। तो आपने बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लिए आप इस तरह की पेटिशन फाइल कर रहे हैं, तो ये पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि लॉकडाउन का आपने पूरी तरह से देखा नहीं, कि पूरी अपनी रिपोर्ट में बताया नहीं पेटिशन में क्या इफेक्टिवनेस है लॉकडाउन का, क्या इनएफेक्टिवनेस है, क्या दिक्कतें होती हैं लोगों को, तो उसके बारे में आपने नहीं बताया। बस आपने कह दिया है कि केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए लॉकडाउन लग जाना चाहिए। तो उस पर इस पेटिशन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अग, अगली न्यूज़ आती है एयर क्वालिटी टू वर्सन टू वेरी पुअर टुडे, कि कहते हैं कि जो इन दिल्ली की एयर क्वालिटी है फिर से वर्स्ट क्वालिटी में जाने वाली है और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं, सीपीसीबी को भी और एक्यूआई को अलग से। सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सितंबर 1974 को अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा। ये पावर्स एंड फंक्शन इसको मिलते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के द्वारा। ये एक फील्ड फॉर्मेशन के रूप में वर्क करता है और टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि क्लीनिनेस लाना स्ट्रीम्स में, वेल्स में, जहाँ डिफरेंट स्टेट एरियाज हैं स्टेट्स के वहाँ पर, जिससे प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्रूव करना और प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट करना एयर पोल्यूशन को कंट्री में। तो ये दो फंक्शंस हैं मेनली जो वर्क करते हैं जिन पर सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए अब देखते हैं एक्यूआई को, हम लोग देखते हैं एक्यूआई क्या है। एक्यूआई एक इंडेक्स है जो रिपोर्ट करता है डेली एयर क्वालिटी को। ये मेनली फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स पे, क्या इफेक्ट्स आता है एयर क्वालिटी का ह्यूमन हेल्थ में। एक्यूआई इज कैलकुलेटर फॉर 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, की 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं एयर पॉल्यूटेंट, उनको मेजर करता है। पहला हो गया ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। और जो ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं, ये मेजर 2 पॉल्यूटेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं, यही दो ही पार्टिकल्स हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है ओवर 8,800 करोड़ फंड लाइंग अनयूटिलाइज्ड, ऐसा प्ली में फाइंड किया गया है कि एनजीटी ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री को टू टेक एक्शन, कि 800 करोड़ का जो फंड दिया गया था वो अनयूटिलाइज्ड है, वो कहाँ गया, उस पर एनजीटी ने डायरेक्ट किया मिनिस्ट्री को एक्शन ले उस पर, कि वो फंड कहाँ गया उस पर चेकिंग हो। तो इम्पोर्टेंट आता है एनजीटी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एनजीटी एनजीटी स्टैब्लिश किया गया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा। ये एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है जो डील करती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे। सिविल एनवायरमेंटल मैटर्स को भी देखते हैं। ये वर्क करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। इसमें एक चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। जो इसका चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कंसल्ट करके। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसके द्वारा ही जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। इसके पावर्स एंड जुरिडिक्शन को देखते हैं। ये 7 लॉज हैं, इनके अंदर ये वर्क करती है एनजीटी। पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Environment Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991, the Biological Diversity Act 2002। ये 7 लॉज हैं, इनके अंदर एनजीटी अपने पावर्स क्या कहते हैं सब जो फंक्शंस हैं इनके 7 लॉज के अंदर ही वर्क करती है, और जो डिसीजन लेना होता है एनवायरमेंट मैटर्स में वो इसी के द्वारा ही लेती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 404 ट्रीज बीइंग ट्रांसप्लांटेड फॉर न्यू पार्लियामेंट, की ट्रांसप्लांट किया जा रहा है न्यू पार्लियामेंट के लिए। जो थोड़े ट्रीज को डैमेज हुए हैं उनको उनको क्या कहते हैं काट के या फिर से यूज़ करके उसकी जगह ही 404 ट्रीज को यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें वही बताया गया वाइल्ड अप्रूविंग अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री
had said only 233 trees could be transplanted, कि ओनली 233 ट्रीज को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। इसमें कहा गया टोटल जो है वो 404 ट्रीज हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और न्यू पार्लियामेंट के द्वारा की जो बन रही है उसके लिए। इसमें वही बताया गया है कि जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि अप्रूविंग द प्रोजेक्ट हैड सेड दैट ओनली 233 कुड बी ट्रांसप्लांटेड, कि 233 वो जो प्लॉट नंबर 118 में जो पढ़ते हैं वो वहाँ पे 333 पेड़ हैं, जिनमें से 100 पेड़ को तो रिटेन किया गया है कि वो रहेंगे वहाँ पे, और जो 233 हैं उनको काटा जाएगा, उनको क्या कहते हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, उनको वहाँ से हटा के कहीं और ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया 233 ट्रीज हैं पूरे जो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, और भी कई जगहों पे ट्रांसप्लांट होंगे, तो इसीलिए टोटल 404 ट्रीज हैं जो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, और 4040 ट्रांस सैपलिंग्स भी क्या कहते हैं प्लान किए जाएंगे इस न्यू पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे एक ग्रीन एनवायरनमेंट रह सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का एडिटोरियल आता है सम ऑफ द कोविड-19 मोर्टेलिटी वाज अवॉइडेबल, कि जो कुछ कोविड-19 के द्वारा जो डेथ हुई है उनको अवॉइडेबल थी, ऐसा इसमें बात की गई है। इसमें कहा गया इन इंडिया द वेरिंग डेथ रेट अक्रॉस स्टेट्स, की अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेथ रेट है। तो वो भी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है, कि कहाँ कहाँ हेल्थ में सेक्टर्स में देखा क्या कहते हैं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी ध्यान देने की बात की गई है। इसमें कहा गया है जैसे हमने देखा कि 8 महीने हो गए कोविड-19 से हमारी जंग चलते हुए, और क्या कहते हैं इन्फेक्शन कभी डाउन हो जाता है, अभी इन्फेक्शन कम हो गया था, क्या कहते हैं केसेस कम आने लगे थे, लेकिन जब से ये ठंडी बढ़ी फिर से केसेस बढ़ने लगे। तो इसमें वही बात की गई है कि ये क्यों बढ़ा है, क्या कहते हैं जैसे फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत तो नहीं है, इसके कारण क्या कहते हैं कि कोविड-19 का क्या-क्या दिक्कतें हुई, किन सेक्टर्स में ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे हम इस तरह की इन फ्यूचर और दिक्कतें हो तो उसको रोका जा सके। तो यही फैक्टर्स बताए गए हैं। तो पहला आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, की जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ में होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि कई-कई जगह लो डेथ रेट था इंडिया में, और क्या कहते हैं लो डेथ रेट था टोटली इंडिया में, बाकी कंट्री अमेरिका जैसी कंट्री को देखते हुए, लेकिन इंडिया के अंदर कई स्टेट्स में ऐसा था कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, कई जगह कम था। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों था? तो ये इसमें वही बात की गई कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हेल्थ सेक्टर्स में किया जाए। अगला आता है फंडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, की फंडिंग मेडिकल सेक्टर में और होनी चाहिए, जीडीपी जो होता है मेडिकल का उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा मेडिकल जो मेडिकल स्टाफ हो गया या जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर में जो हेल्प होती है, जो मेडिसिन हो गई, उनमें हम एक से एक अच्छी क्या कहते हैं दवाई ला सकें, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरत है कि फंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ग्रोथ ओवर हेल्थ, जैसे इसमें कहा गया है कि ग्रोथ ओवर हेल्थ में ट्यूटोरियल में कहा गया कि हमने देखा है 72% ऑफ द 1.25 लाख डेथ जो हुई है वो अकर टिल नवंबर 7, कि नवंबर 7 तक ये डेथ हुई है 72%, जो 1.25 लाख डेथ हुई है टोटल इंडिया में, तो नवंबर 7 तक हुई। तो अब धीरे धीरे के डेथ का रेट कम हुआ है, लेकिन जैसे फिर से हमने देखा है कि इन्फेक्शन फिर से बढ़ने लगा है, फिर से क्या कहते हैं डेथ रेट बढ़ रहा है कुछ स्टेट्स में, तो हमें उसे कंट्रोल करने की बात की गई है। जिसमें कहा गया है कि जैसे हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में भी कई दिक्कतें थी, प्रिवेंटिंग डेथ फ्रॉम कोविड-19 ओवर डाइवर्स फील्ड। जैसे हमने देखा कि अभी जो एक्स सीएम थे वो आसाम के, उनकी डेथ हुई कोविड-19 के कारण। तो वही बात की गई कि अभी फिर से केसेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। एट लास्ट इसमें कहा गया है कि जो हमें देखना होगा, जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूनियन टेरिटरी हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली, वहाँ पे सिर्फ कोविड-19 वायरस के कारण ही केसेस नहीं बढ़े। एयर क्वालिटी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है अक्रॉस नेबरिंग स्टेट्स में, जिसके कारण वहाँ पे क्या कहते हैं काफ़ी दिक्कतें हैं। तो क्या कहते हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डैमेज है इस वक्त, तो उस तरह की कंडीशन को हमें भी देखना होगा और इस तरह की जो कंडीशन है उसको रोकना होगा। एक पॉलिसी बनानी होगी जिससे हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोक सकें, और जो एयर क्वालिटी डैमेज होती है उसको हम रोक सकें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंटरफेथ लव, कि ये एडिटोरियल में इंटरफेथ लव के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं क्या होती है इंटरफेथ मैरिज। इंटरफेथ मैरिज एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के हो। ऑल्दो मैरिंग इनटू डिफरेंट रिलीजन इज अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ एन एल्डर, देयर आर सर्टेन इश्यूज रिगार्डिंग द सेम, कि जो जैसे दो लोग हैं अलग अलग रिलीजन्स के हैं तो उन्हें इंटरफेथ मैरिजेस कहा जाता है, जब वो
एडल्ट्स हों और वो मैरिज करने की उनकी चॉइस हो, मैटर ऑफ चॉइस है कि वो किस रिलीजन में करना चाहें, तो उसे इंटरफेथ मैरिजेस कहा जाता है। इसमें क्या इश्यूज़ हैं? इश्यूज़ हम लोग देख लेते हैं, क्या है इंटरफेथ मैरिजेस में? कि फोर्स कन्वर्जन होता है, कि कुछ ऐसे कहा जाए तो जो जैसे लव जिहाद, तो उस तरह की कंडीशंस में ये फोर्स कन्वर्जन किया जाता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखा हमने कि वन टू गेट मैरिड टू नॉन मुस्लिम, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इज ओनली वे, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कि आपको किसी आप नॉन मुस्लिम से नहीं शादी कर सकते, आपको उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, कन्वर्ट मुस्लिम में, तभी आप शादी कर सकते हैं। हिंदू रिलीजन में भी हमने देखा है अलाउज ओनली मोनोगेमी एंड दोज हु वांट टू मैरी सेकंड टाइम टेक्स अनदर कोर्स, की इस तरह की कई कंडीशन, जैसे कास्ट डिटर्मिनेशन के कारण भी चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं सच मैरिजेस में। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो पूरी तरह से नॉट कॉम्पैटिबल है जो बैकवर्डनेस है सोसाइटी में, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसका क्या वे फॉरवर्ड, क्या इससे हम क्या कहते हैं देख सकते हैं कि हमें जो एक्सेप्ट करना होगा, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, उसको पूरी तरह से मेंटल और सोशल लेवल में हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। और जो राइट्स हैं जो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन फॉर मैरिज ओनली इज द नॉट एट ऑल वॉइस, कि जो कन्वर्जन होता है मैरिजेस मैरिजेस करने के लिए, जो इंटरफेथ मैरिजेस, उसको पूरी तरह से अप्रूव नहीं करना चाहिए। कि कन्वर्जन ना हो, आप मैरिज होने दें, लेकिन कन्वर्जन को रोकना होगा, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन को। इसमें ये बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है अभयम ऐप फॉर वुमेन पैसेंजर्स इन आंध्र प्रदेश, की आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने कल लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप, अभयम मोबाइल ऐप, जो हेल्प करेगा वुमेन और चिल्ड्रन को जो ट्रैवल करते हैं टैक्सीज या ऑटो रिक्शा में, जो एक अलार्म रेस करेगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो वुमेन या बच्चे या औरतें क्या कहते हैं उस अलार्म को रेस कर सकते हैं, जो उनके आस पड़ोस के क्या कहते हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके तक अलार्म जाएगा, अगर वो उनको इन केस इमरजेंसी में हो तब। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। ये इस तरह का ऐप हर स्टेट्स में होना चाहिए लगभग, जिससे हम पूरी तरह से वुमेन सेफ्टी को ला सकें। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।